नमस्कार दोस्तों, आप सभी का महामना की कामना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं करुणा जायसवाल और ये रहा मेरा एक छोटा सा परिचय। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी भाषा और उसके विकास को। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके कुछ अंशों को बताया है। तो आप मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पहली वाली वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, उसमें मैंने पाठ्यक्रम अवलोकन को भी बताया है, तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से, जिसकी अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले पाली आती है। तो पाली जिसकी अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था कौन सी थी, उसको काल या विकास क्रम के नज़रिए से देखते हैं। सर्वप्रथम हम उसके उत्पत्ति व नामकरण को देखते हैं। तो देखते हैं कि पाली कैसे कैसे किस रूपों में जानी जाती थी। तो सबसे पहले पाली पल्ली रूप में जानी जाती थी, जो कि ग्रामीण भाषा में प्रचलित थी। उसके बाद पाटली के रूप में जानी जाती थी। पाटली यानी कि पाटलिपुत्र के मागधी भाषा के रूप में जानी जाती थी। उसके बाद प्राकृत शब्द का तद्भव रूप और पालने वाले के अर्थ में भी पाली जानी जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पंडित विदुशेखर भट्टाचार्य व भाषा वैज्ञानिकों की समान मान्यता के अनुसार पाली की उत्पत्ति पंक्ति शब्द से हुई और पंक्ति शब्द से पाली की उत्पत्ति हुई, ये तथ्य वर्तमान समय में बहुत प्रचलित है। तो आइए अब हम इसके बाद चलते हैं, पाली की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत की कई ध्वनियों का परिवर्तन पाली में हो गया। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा कि री का उच्चारण समाप्त हो गया सबसे पहले। तो जैसे कि नृत्य का निच, तृण का तिड़। उसके बाद ए और औ के स्थान पर ए और ओ का प्रयोग होने लगा। जैसे कि शैल के स्थान पर सेल, चौर के स्थान पर चोर का प्रयोग होने लगा। उसके बाद श और श के स्थान पर स का उच्चारण होने लगा। जैसे कि नाश्यति, तो नाश्यति का नासेती हो गया और निषण्ण का निसन्न हो गया। तो उसके बाद देखते हैं विसर्ग का स्थान स्वर ओ ने ले लिया। जैसे कि देवा, देवा का देवो हो गया। उसके बाद देखते हैं दो भिन्न व्यंजनों के गुच्छ एक ध्वनि के द्वित्व हो गए, मतलब कि दो व्यंजन की जगह पे एक ही व्यंजन का प्रयोग होने लगा। जैसे कि हम देखते हैं अग्नि, अग्नि का अग्गी, धर्म, धर्म का धम्म। उसके बाद देखते हैं कि कई गुच्छों में ध्वनियाँ बदलने लगी। जैसे कि सर्व का सब्ब हो गया, मार्ग का मग्ग हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखते हैं कि पाली मुख्यतः दक्षिण बौद्धों की भाषा है तथा इसका प्रयोग सर्वप्रथम बुद्ध वचन के अर्थात में बौद्ध आचार्य बुद्ध घोष ने किया। उसके बाद देखते हैं संस्कृत शब्दों में तद्भवीकरण पाली के विकास का मूल आधार बना। उसके बाद पाली भाषा क्षेत्र के संबंध में बहुत सारे मतभेद हुए। कुछ विद्वानों ने उज्जैन, मगध आदि जगहों से इसकी उत्पत्ति माना तथा कुछ ने मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में जाना। इसमें मुख्यतः दो प्रकार का साहित्य मिलता है, पहला त्रिपिटक, दूसरा अनुपिटक। त्रिपिटक तीन पिटक मतलब कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और अनुपिटक मतलब जातक, मिलिंद, पन्हो, अट्टकथा, दीपवंश आदि कई अनुपिटक निकले। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधार ग्रंथ माना जाता है। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो पाली में ही शिलालेख लगाया, जैसे गिरनार अभिलेख। भेषज स्थानीय या आंचलिक शब्दों का विकास हुआ, जैसे कि धड़, धड़ यानी कि स्त्री,
बप बप यानी कि पिता, ढेकड़ी यानी कि ढक्कन आदि इस प्रकार के कई शब्दों का विकास हुआ। उसके बाद देखते हैं व्याकरणिक संरचना में मूल रूप से सरलीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी, जैसे कि नपुंसक लिंग और द्विवचन का लोप हो गया। अंतिम हलंत व्यंजन हटाने लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि राजन, तो राजन का राज हो गया और जो उसका अंतिम व्यंजन और हलंत था उसको हटा दिया गया। राजन में न और उसके नीचे हलंत लगे हुए हलंत को हटा दिया गया तो राज हो गया। जगत, जगत का जग, इस प्रकार के कई शब्दों का विकास हुआ। तो आगे देखते हैं, एक व्यापक भाषा के रूप में इसका प्रयोग पूरे मध्य प्रदेश में होता था। इसमें व्याकरण कोश, छंद, काव्य ग्रंथ आदि की रचना हुई तथा इसमें कुल 47 ध्वनियाँ हुई। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। प्राकृत की अवधि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। ये मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था तो पाली थी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, और अब ये दूसरी अवस्था प्राकृत है। तो इसके बारे में देखते हैं कि संस्कृत नाटकों में अधम पात्रों द्वारा प्रयोग किया जाता था इस भाषा का। उसके बाद साधारण या प्राकृत जन द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा भी ये रही। उसके बाद साहित्यिक प्राकृत या साहित्यिक भाषा के रूप में ये बहुत प्रचलित हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिकाल का बौद्ध और जैन साहित्य मूल रूप से मागधी और अर्धमागधी प्राकृतों में ही रचा गया तथा सेतुबंध महाकाव्य, गाथा सप्तशती यानी कि गाथा सप्तशती, खंड काव्य आदि साहित्यिक स्रोत प्राकृत भाषा की भाषिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण का ही आधार बनी। तो हम देखते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ थे उसकी भाषा प्राकृत ही है, वो प्राकृत भाषा में ही रची गई। उसके बाद भी कई सारे काव्य, खंड काव्यों की रचना हुई। आगे देखते हैं, विसर्ग लुप्त होने लगा, जैसे कि देवः का देवो हो गया, यह समाप्त हो गया, जैसे कि यश का यश यानी जस, य के स्थान पे ज यानी यश का जस हो गया आदि परिवर्तन तथा संस्कृत से हिंदी तक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्षतिपूरक दीर्घीकरण प्रक्रिया का आरंभ हुआ। जैसे कि जिह्वा का जिह्वा हो गया, जिह्वा के बाद जीभ बोले जा रहा, मतलब कि पहले क्या था, पहले जिह्वा था, उसके बाद जिह्वा हुआ, जिह्वा के बाद जीभ हुआ, मतलब कि जो सरलीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे दिखती है। तो आगे देखते हैं कि पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ, जैसे कि अति का आई के बाद अति। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने प्राकृत के 5 भेद को स्वीकार किया। पहला कि शौर्सेनी प्राकृत, दूसरा पैशाची प्राकृत, तीसरा महाराष्ट्र प्राकृत, चौथा अर्धमागधी प्राकृत, पांचवा मागधी प्राकृत। यही पांचों प्राकृत के प्रकार हैं जो कि बहुत ही प्रचलित माने जाते हैं और इसको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ही बताया है। अब देखते हैं आगे, शौरसेनी प्राकृत को। तो शौरसेनी प्राकृत के बारे में जानते हैं। यह मथुरा या सूरसेन के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों जैसे कि ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणवी आदि का विकास इसी से हुआ। शौरसेनी से ही पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। अह का ओ हो जाना, जैसे कि वीरह का वीरो हो जाना। अल्प प्राण अघोष व्यंजन के संघोषीकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक हुई। अघोष व्यंजन मतलब कि कम वायु प्रवाह से बोले जाने वाले जो व्यंजन होते हैं उसको अघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क, ग, ज, प आदि, मतलब कि अल्प प्राण। जैसे देखते हैं विकल्प का विगल हो गया। उसके बाद देखते हैं कि महाप्राण व्यंजनों का ह में रूपांतरण हो जाना। महाप्राण यानी कि अधिक वायु के प्रवाह से बोले जाने वाले जो व्यंजन होते हैं उसको महाप्राण या फिर सघोष कहते हैं, जैसे ख, घ आदि। आइए अब हम देखते हैं पैशाची प्राकृत के बारे में। तो पैशाची या भूत भाषा, सर्वप्रथम हम इसके क्षेत्र को देखते हैं कि ये किस किस क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास, पश्चिमोत्तर पंजाब, अफगानिस्तान में बोली जाती थी। इसमें देखते हैं कि ड़ का न हो जाता है, जैसे कि गुड़ का गुण हो जाना,
र और ल में परिवर्तन होता है, जैसे कि फल का फर, यानी कि ल का र में परिवर्तन हो जाना, जैसे कि फल का फर। आइए अब हम आगे देखते हैं अर्धमागधी या जैन अर्धमागधी। सबसे पहले हम इसका क्षेत्र देखते हैं कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती थी। तो मागधी और शौरसेनी के बीच का जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र में ये बोली जाती थी। पूर्वी हिंदी यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद देखते हैं श और श का स हो जाता है, जैसे कि श्रावण का सावण, य का ज हो जाता है, जैसे कि यौवन का जौवन। उसके बाद देखते हैं तीसरी प्राकृत अवस्था मागधी। मागधी मगध के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा थी। इसमें बिहारी हिंदी यानी कि भोजपुरी, मगही, मैथिली के विकास का आधार प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत अह का ए हो जाता है, जैसे कि देवह का देवे, र का ल हो जाता है, जैसे कि राजा का लाया। उसके बाद ज का य हो जाता है, जैसे कि जानाती का याड़ाती आदि विभिन्न प्रकार के प्रमुख परिवर्तन दिखाई देते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्राकृत की अगली अवस्था को, जो महाराष्ट्री या प्रकृष्ट प्राकृत के बारे में जानी जाती है। तो महाराष्ट्री, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि यह महाराष्ट्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा रही होगी। इसके अंतर्गत छ का ख और छ में रूपांतरण हो जाता है, जैसे कि कुक्षी का कुच्छी, इच्छु का उक्खू। उसके बाद देखते हैं ललित साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। पंचमाक्षर का अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाने लगे, जैसे कि किसी भी व्यंजन का जो 5वां अक्षर था उसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाना, जैसे कि कंपन का कंपन। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हेमचंद्र मार्कंडे आदि आचार्य प्राकृत को संस्कृत देववाणी से विकसित मानते हैं। इसके विपरीत विद्वान पिशल का मानना है कि प्राकृत जन बोलियों और भाषाओं से निर्मित भाषा है और इसी का अभिजात रूप संस्कृत बनकर विकसित हुआ। मतलब पिशल का मानना यह है कि प्राकृत सामान्य जन की भाषा है और उसी का जो संस्कृत रूप है उसी का विकास संस्कृत के रूप में हुआ। आगे देखते हैं किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने प्राकृत के विकास को कुछ अवस्थाओं में विभाजित कर दिया। देखते हैं पहली प्राकृत जो थी वो जन्म सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन से हुआ। कुछ विद्वानों द्वारा पाली की संज्ञा प्राप्त हुई उसे, ठीक है। दूसरी प्राकृत के बारे में जानते हैं कि दूसरी प्राकृत ऋषियों व व्याकरणों के द्वारा संस्कारित होकर वैदिक संस्कृत बनी तथा सरलीकरण की प्रक्रिया से हिंदी का विकास हुआ। तो मतलब जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से प्राकृत आया, उसी अवस्था को हम दूसरी प्राकृत की अवस्था के रूप में जानते हैं। फिर तीसरी प्राकृत की अवस्था जो थी वो थी कि प्राकृत के बाद जिसे अपभ्रंश कहा जाता है वही तीसरी प्राकृत के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपभ्रंश को। तो अपभ्रंश की अवधि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका प्रयोग 1200 ईस्वी तक होता रहा। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को कि मध्यकालीन आर्य भाषा की ये तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश मानी जाती है। अपभ्रंश के अनेक नाम हैं, जैसे कि भाषा, देसी भाषा अथवा गामेल्य भाषा। गामेल्य यानी कि ग्रामीण भाषा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा या फिर बिगड़ा हुआ, अर्थात जिस भाषा के शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत हो उसको अपभ्रंश कहते हैं। इसको पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत प्राप्त हैं, जैसे कि शिलालेख, साहित्यिक रचनाएं में बौद्ध, रासो, जैन साहित्य, महापुराण पुष्पदंत का, भविष्यत कहा जो कि धनपाल के द्वारा लिखा गया आदि प्रमुख रचनाएं तथा कालिदास के नाटकों में भी निम्न वर्ग के पात्रों के द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं उत्तर भारत में 7 क्षेत्रीय रूपांतरण यानी कि शौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ये जो 7 क्षेत्र की बोलियां हैं
वो बहुत प्रचलित हुई और इन्हीं से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का बाद में विकास होता है। अपभ्रंश के विकास में संस्कृत की देशी परंपरा के कुछ बाहरी प्रभाव जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत के गुर्जर, अभीर और जाट आदि लोगों की भाषा जो बाद में राजपूत कहे जाने लगे, सौरसेनी प्राकृत से प्रभावित होकर क्षेत्रीय भाषा के नज़दीक जा पहुँचे, वो भी यह मिश्रित भाषिक परंपरा से विकसित होकर राजभाषा व साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। अपभ्रंश भाषा के भाषिक विकास की दो स्थितियों पर मान्यता और काफ़ी विवाद हुई, मान्यता भी हुई और विवाद भी हुए। तो देखते हैं दो स्थिति कौन कौन सी, तो उसको हम देखते हैं कि पहली स्थिति अपभ्रंश एक विशेष भाषा के रूप में उपस्थित थी और दूसरी स्थिति ये कि सभी प्राकृतों के बाद एक एक अपभ्रंश की अवस्था होगी। और ये जो दूसरी स्थिति थी वो सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा मान्यता प्राप्त थी इसको। तो आगे देखते हैं समकालीन भाषा विज्ञान की मान्यता। प्रारंभ में अपभ्रंश का विकास उत्तर पश्चिमी भूभाग में ही हुआ होगा, लेकिन राजभाषा और साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका प्रभाव पूरे हिंदी क्षेत्र पर पड़ा होगा और इसी प्रक्रिया के दौरान अपनी निजी परंपरा तथा बाहरी प्रभाव से मिलकर प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश की अवस्था पैदा हुई होगी। इसमें बताया गया कि समकालीन भाषा विज्ञान की मान्यता कैसे कैसे प्राप्त हुई। तो पहले अपभ्रंश का विकास उत्तर पश्चिमी भूभाग में ही हुआ होगा, उसके बाद इसका विकास पूरे हिंदी क्षेत्र पर पड़ा होगा, उसके बाद निजी परंपरा तथा उसके कुछ बाहरी प्रभाव से मिलकर प्राकृत एक अपभ्रंश के रूप में जन्मी होगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपभ्रंश के भेदों को। तो मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश के 3 भेद बताए। पहला नागर, दूसरा उपनागर, तीसरा ब्राह्मण। नागर यानी कि गुजरात की बोली, उपनागर यानी कि राजस्थान की बोली, ब्राह्मण यानी कि सिंध प्रदेश की बोली। नमी साधु ने उपनागर आभीर ग्राम्य ये 3 प्रकार माने। उसके बाद डॉक्टर तगारे ने पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी के रूप में अपभ्रंश को स्वीकार किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपभ्रंश की विशेषता। अपभ्रंश में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर थे वो ह्रस्व और दीर्घ 2 रूपों में होते थे, जैसे कि ह्रस्व स्वर यानी कि अ, ई, उ, ए, ओ, दीर्घ यानी कि आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। अपभ्रंश की जो भाषा थी वो उकार बहुला थी। उकार बहुला यानी कि जिसके अंत में उ का आबोध बोध हो, जैसे मनु, मनु का मन, कारणु, कारणु यानी कि कारण। उसके बाद देखते हैं कि 3 तरह की अनुनासिकता पाई जाती थी, जैसे कि स्वरों की अनुनासिक रूप, अकारण अनुनासिकता, निर्नानुसिकता। स्वरों का अनुनासिक रूप मतलब कि चलही में चलही हो गया, ठीक है, चलही के मतलब कि ही के ऊपर अनुस्वार लग गया तो वो चलही हो गया, ठीक है। उसके बाद अकारण अनुनासिकता यानी कि अश्रु जो था वो अंशु के रूप में हो गया, ठीक है। उसके बाद जो निर्नानुसिकता थी वो सिंह का सी हो गया। अपभ्रंश में ही द्वित्वीकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जैसे कि चक्र का चक्क हो जाना, ठीक है। उसके बाद स्वर लोप की प्रवृत्ति का भी विकास होता है, जैसे कि लज्जा का लाज। ट वर्ग की प्रधानता। ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ड तथा त्य का च होने लगा, जैसे कि सत्य का सच। री का अ, ई, उ, ए में परिवर्तन हो गया, जैसे कि कृष्ण का कर्ण, ऋण का ऋण, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजनों का अ या य में परिवर्तन होने लगा। अल्प प्राण व्यंजन मतलब कि मैंने पहले बताया जिसको बोलने में कम वायु का प्रवाह हो, जिस व्यंजन को बोलने में उसको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वचन का वयन, नगर का रयर, ठीक है। तो आगे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण यानी कि जिसको बोलने में ज़्यादा वायु का प्रवाह हो उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें महाप्राण व्यंजनों का ह में परिवर्तन होने लगा, जैसे कि दधी का दही, मुख का मुँह, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं दो लिंगों की व्यवस्था, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग की व्यवस्था हुई। ठीक है। द्विवचन का लोप होने लगा, एक वचन और बहुवचन ही शेष रह गया। ठीक है। तद्भव शब्दों की प्रचुरता पाई जाने लगी, सर्वनाम व्यवस्था का आरंभ होने लगा, जैसे महार और तुम्हार। परसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा, जैसे का संबंध कारक के रूप में। संख्यावाची विशेषणों का विकास होने लगा, जैसे कि 10, 12, 11, 13 आदि। देशज शब्दों का विकास होने लगा, जैसे कि तड़पड़ई यानी कि तड़पता है। विदेशज यानी कि अरबी फारसी शब्दों का भी आरंभ हो गया, जैसे कि तहसील, कमाल, रुमाल। ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान तथा शब्दों के अंतर में कठिनता से तत्सम शब्दों का पुनः विकास होने लगा, जैसे कि सुख, शुभ, सुधि। तीनों शब्दों का एक शब्द सुह हो गया। ठीक है। व्यंजनों में क, ल, म आदि उल्लेखनीय रहे। हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ। अपभ्रंश ही हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है, मतलब कि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से विकास होता है। तो चलिए अब हम आगे तो आइए अब हम जानते हैं पुरानी या प्रारंभिक हिंदी के रूप में। इसकी अवधि 13वीं से 14वीं शताब्दी मानी जाती है। इसका संक्रमण का 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की ये कड़ी थी। पहली बार हिंदी तथा उसकी बोलियां स्वतंत्र रूप में प्रकट हुई। इसके नामकरण के बारे में विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद रहे हैं। ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत रोड़ाकृत, राउल बेली तथा अन्य में अमीर खुसरो के कुछ छंद, विद्यापति के पद, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन आदि भी कुछ अपवादों के साथ स्वीकृत किया गया। तो इसके भाषा संबंधी कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। अवहट्ट की लगभग सभी विशेषताओं का विकसित रूप मिलता है, जैसे ए तथा औ का प्रयोग, अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति, छाया का छा, स्वर भक्ति यानी क्रिया का क्रिया, क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण होने लगा, जैसे कि धम्म का धाम आदि। स्वरों का ह्रस्वीकरण तथा दीर्घीकरण होने लगा, जैसे आनंद का आनंद, मनुष्य का मानुक। छ दो नए रूप में विकसित होने लगा, जैसे ख पहला रूप पश्चिमी और दूसरा छ यानी पूर्वी रूप, जैसे लक्ष्मण का लखन ये पश्चिमी रूप हो गया और लक्ष्मण का लक्ष्मण पूर्वी रूप हो गया। ठीक है। इसके शब्द उकारांत होने लगे तथा स्वर परिवर्तन दिखने लगा। ठीक है। पापू कच्छू का पापू कच्छू, शया, सेज। संस्कृत की संयोगात्मक प्रकृति से विपरीत वियोगात्मकता का विकास हुआ। संज्ञा व कारक व्यवस्था में परसर्गों का विकास हुआ। नय, लागी, केरा, मह आदि इस प्रकार के शब्दों को देखते हैं तथा विभक्तियों का प्रयोग होने लगा, जैसे कि ही विभक्ति का नाही, सिरही आदि रूपों में प्रयोग हुआ। वचन व्यवस्था में बहुवचन के लिए ए और अन प्रत्यय जुड़ने लगे। प्रत्यय यानी कि जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, जैसे बेटा का बेटे। नपुंसक लिंग का अभाव होने लगा तथा लिंग भेद के अनुसार शब्दों का स्वरूप निश्चित होने लगा, जैसे स्त्रीलिंग शब्द इकारांत, आखी, दुल्हिनी आदि प्रकार के शब्द। क्रियार्थ संज्ञाओं के अंत में ड़ का प्रयोग होने लगा, जैसे कि चलड़, कहड़ आदि। पूर्वकालिक क्रियाओं में ई परसर्ग का प्रयोग होने लगा, जैसे कि चली, उठी, करी आदि। देशज शब्द भंडार में तीव्र वृद्धि होने लगी, जैसे कि चूड़ा, घाघरा, घनघन आदि। विदेशी शब्दों की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी, जैसे दीदार, जंग, दरबार आदि। पुरानी हिंदी वास्तविक रूप से हिंदी की आरंभिक प्रवृत्तियों को धारण करने वाली भाषिक स्थिति है। सरलीकरण व वियोगीकरण की परंपरा जो पाली में आरंभ पुरानी हिंदी में आकर सीधे आधुनिक भाषा के रूप में प्रकट हुई। मतलब कि जो पुरानी हिंदी थी वही आधुनिक भाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी और हिंदी भाषा का विकास
ख़त्म हुआ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।